लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीएम किसान सम्मान निधि के वृहद अभियान का शुभारंभ वो करेंगे और साथ ही किसानों को कृषि सुविधाओं का लाभ देने के लिए दर्शन पोर्टल के लोगों को भी लॉन्च किया जाएगा। विभिन्न सेवाओं और अनुदान कृषक पंजीकरण का भी शुभारंभ होगा। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख भी मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टीएन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन मिश्रा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये बड़े कार्यक्रम रहने वाले हैं, किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस सरकार कर रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? अभी जो है लगातार भाजपा जो है चुनाव को देखते हुए 2024 के अब किसानों की तरफ जो मुखरित हुई है। सब तरफ तो उसने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन किसानों में क्या समस्या है कि पश्चिम का किसान उससे खासा नाराज है और वो पश्चिम किसान को भी अब जो है अपने ढर्रे में लाने के लिए अपने नया काम शुरू किया है। इस किसान सम्मान निधि क्या लगातार मिल रही 2019 से चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है बीच में घोटाला काफी हो गया है। तो उसको देखते हुए अब इसको नए सिरे से जो है KYC कराएगी गवर्नमेंट और तब लोगों को पैसा उनको जो है अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो इसको लेकर के जो घोटाला है वो रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है और किसान सम्मान निधि को समय से पैसा मिल जाए और इसको लेकर के किसानों को यह संतोष न हो, किसी की कोई समस्या शिकायत होती है उसका तुरंत निराकरण हो। इसको लेकर के मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी आ रहेंगे उनके साथ, तो पूरी रणनीति निश्चित करेंगे और किसानों को सीधे उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कृषि मंत्री को मुख्यमंत्री ने साथ कह दिया है। बिल्कुल 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 टीएन मिश्रा, आपके पास में आऊंगा। थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉपर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसी वो ठीक होती है आपके पास में दोबारा से आऊंगा। तो ये बड़ी खबर से अपडेट करा रहे हैं, दर्शन पोर्टल के लोगों की भी आज लॉन्चिंग होनी है और आपको बता दें किसान पंजीकरण का शुभारंभ आज ये किया जाएगा। बड़ी सौगात ये किसानों के लिए है और देखिए जिस तरह से किसान नाराज चल रहे थे उनको अपनी तरफ खींचने के लिए सरकार पुरजोर कोशिशें कर रही है कि किसानों के साथ जिस तरह की परिस्थितियां हैं, फिर चाहे वो गन्ना भुगतान की बात हो या तमाम जो योजनाएं सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही हैं उनका लाभ किसानों को मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्योंकि समय समय पर किसानों की नाराजगी भी अक्सर देखने को मिलती है। तो कोशिश लगातार यही है कि जो किसान है उनको सुविधा मिल सके, तमाम योजनाएं जो किसानों के लिए चलाई जा रही हैं प्रॉपर उसका लाभ किसानों को मिल सके। तो पूरा सरकार का ये फोकस है किसानों की तरफ और पंजीकरण का शुभारंभ ये किया जाएगा, किसान पंजीकरण, और इसी के साथ ही अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और दर्शन पोर्टल का जो लोगो है उसकी भी लॉन्चिंग आज ये की जाएगी। और टीएन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। टीएन मिश्रा, आप अपनी बात रख रहे थे, आप अपनी बात रखिए क्योंकि उस वक्त कुछ आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी। आप अपनी बात रखिए। तो सचिन, मेरा कहने का मतलब यह था किसानों को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और किसान चुनाव में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। तो सरकार चाहती है किसानों को भी अपनी तरफ मुखरित करे और वो सरकार के भाजपा की तरफ जो है किसान अग्रसित हो। सबसे बड़ी चीज है पश्चिम का किसान जो है बहुत नाराज है, क्यों पश्चिम में कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं सरकार के खिलाफ। तो पश्चिम के किसानों को जो है अभी चुनाव में जो ये निकाय चुनाव हुआ इसमें भी थोड़ा किसान नाराज था, तो थोड़ा सीटें कम हुई हैं जो पश्चिम की। तो उसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और कहा किसानों की हर समस्या का समाधान किया जाए। और उन्होंने जो है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से कहा है कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कोई देरी नहीं की जाए और ऐसा करने का सिस्टम बनाए कि किसान जो समस्या बताए और उस समस्या का समाधान किया जाए। तो इसको लेकर के आज अच्छा दूसरा, जहाँ किसान सम्मान निधि की बात है तो इसमें करोड़ों रुपए घोटाले के बाद ये बात साफ हुई है कि अब किसान सम्मान निधि जो है KYC करने के बाद ही लोगों को दी जाएगी ताकि पैसा सीधे उनके अकाउंट में KYC करके और भेजा जा सके। जी सचिन, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक आज इटावा के दौरे पर रहने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मोती झील जिला अस्पताल का निरीक्षण किया जाएगा और टाइमिंग की अगर बात की जाए तो 11:45 पर जिला बीजेपी कार्यालय में बैठक ये होनी है। 12:12 से विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक होनी है और 1:50 पर सिंचाई विभाग निरीक्षण गृह में यह बैठक की जाएगी। सैफई पीजीआई में 500 बेड अस्पताल का भी आज निरीक्षण होना है। और वही राज्य निर्वाचन आयोग से नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की
आधिकारिक सूची मिलने के बाद नगर विकास विभाग ने निकायों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। शासन ने महापौर और अध्यक्षों के शपथ के लिए 26 और 27 की जो तारीख है वो तय कर दी है। 26 और 27 मई की यह तारीख है और शासन द्वारा निकायों के गठन की अधिसूचना जारी होने के 1 महीने के भीतर पहली बैठक बुलाना अनिवार्य हो गया है। यानी कि हर हाल में 23 जून से पहले नगर निगमों के सदन और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों की बोर्ड की बैठक करनी होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट ब्यूरो हेड इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं अनिल के अंकुर, जिस तरह से जो खबर सामने आ रही है नगर निकाय के अधिसूचना जो जारी हुई है, गठन की अधिसूचना, इसको लेकर क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है सचिन कि जो नगर निकाय का जो शपथ ग्रहण समारोह है इसको स्थानीय स्तर पर बहुत प्रभावी तरीके से मनाया जाता है। और क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में नगर निगम है, 17 नगर निगम है, इसके अलावा नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका परिषदें हैं, तो सब हर जगह ये होना, शपथ ग्रहण होना है। तो जिला अधिकारियों को और कमिश्नर को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इनका शपथ ग्रहण कराएं। अगर कमिश्नर नहीं है मौके पर तो उनकी अनुपस्थिति में जिला अधिकारी शपथ ग्रहण कराएंगे। ऐसा ही व्यवस्था रहेगी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में। अगर जहाँ नगर पालिका परिषद है वहाँ पे जिला अधिकारी स्थानीय स्तर पर शपथ ग्रहण कराएंगे। उसके अलावा जहाँ पर वो नगर पंचायत है वहाँ पे एसडीएम शपथ ग्रहण कराएंगे। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जैसा कि आपने बताया कि 1 महीने के अंदर वो बैठक बुला ली जाएगी, क्योंकि जिस दिन से बैठक शुरू होती है उसी दिन से, जिस दिन पहली बैठक होती है उसी दिन से नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम का कार्यकाल शुरू होता है। तो उस दिन से 5 साल तक नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर निगम चलेगी। 5 साल तक वो पहला दिन होता है, उस दिन से माना जाता है। इसके अलावा एक याद दिला दें, पहले डिप्टी मेयर की भी व्यवस्था होती थी, लेकिन अभी लगभग 10 साल पहले इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और डिप्टी मेयर की व्यवस्था खत्म कर दी गई। और अब जो वरिष्ठ सदस्य होता है, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, मेयर की अनुपस्थिति में सदन की बैठक की अध्यक्षता वो करेगा। ये व्यवस्था लागू की गई है जो वरिष्ठ सदस्य का। तो जो व्यवस्था की है, इसी प्रकार से कार्यकारिणी होती है। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। ये पहली बैठक के बाद कार्यकारिणी का चयन होगा। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष चुना जाएगा जो मेयर के बाद वो नंबर 2 पे होगा। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और वे हिंदू राष्ट्र को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए बयान को लेकर इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। स्वामी प्रसाद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि गेरुआ वस्त्र वाले आतंकी हैं और साधु संत कीड़े मकोड़े हैं, जिसको लेकर सियासत इस पर तेज हो गई है। और इसी को लेकर संजय निषाद ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। रामचरितमानस को लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी की। इसके बाद कुछ समय तक शांत रहे, लेकिन इस बार फिर एक बार गियर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनका कहना है कि गेरुआधारी जो हैं वो आतंकी हैं और जो साधु संत है सबके सब कीड़े मकोड़े हैं। इस पर खास बातचीत करें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्तावर नेता उत्तर प्रदेश के इस समय संजय निषाद जी, इनसे बातचीत करेंगे। संजय निषाद जी, ये क्या बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य को आप समझा नहीं रहे, छोटे भाई के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर, जो भी हो, कह रहे हैं कि हिंदुत्व में जितने भी गेरुआधारी वो सब आतंकी हैं, और जो बागेश्वर धाम को लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं वो सब कीड़े मकोड़े हैं। क्या जिस पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में, क्या समाजवादी पार्टी को हिंदू का वोट नहीं चाहिए? कबर खोद रहे हो समाजवादी पार्टी का। नाराज तो आप भी हो जाते हैं जब टिकट में थोड़ा बड़ा इधर उधर होता है। नहीं, हम अपने मुद्दों के लिए नाराज होते हैं, किसी धर्म पर नहीं। आपका एक तो बयान विवादित माना जाता है ना, जो प्रयागराज में दिए थे कि दशरथ के पुत्र नहीं है राम। मैंने उसमें काट छांट कर उसका बयान मैंने दे दिया था। और मैं 24 घंटे भगवान राम, दशरथ के ही पुत्र है ना, भगवान राम और निषाद राज, इसी कहाँ से आया? भगवान राम और निषाद राज का जो गले लगी मूर्ति है, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां मैंने पहुंचा रहे हैं हमारे लोग हैं। तो उसको मुद्दा नहीं बनाया जाए। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में धर्म के खिलाफ बोलने वाले को अधर्मी कहा जाता है। और जो कह रहे हैं कि आज के दिन में बोल रहे हैं तो उसकी जनता ने बोलती बंद कर रखी है। और देखिएगा जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया हो
उसके लिए चर्चा करना बेकार है। वो खाली सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, क्योंकि जब से राजनीति में आए हैं, चाहे बसपा में रहे हों, चाहे भाजपा में रहे हों, चाहे आज सपा में, कभी कोई एक लाइन का कार्य किए हों अपने समाज के लिए, या जिसके लिए उन्होंने आज बयानबाजी कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक लाइन का कानून बनवाए हैं तो उसे बोलना चाहिए। जैसे डॉक्टर संजय बोलते हैं कि मछुआ कल्याण कोष के हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं आप? मछुआ कल्याण कोष हो गया, निषाद राज, वो ठीक है, आपका कल्याण कोष करिए आप, लेकिन कहने का मतलब हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, जिस तरह के साधु संत इस समय समर्थन कर रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति, अगर यहाँ कर लीजिए तो मुसलमान को छोड़कर सारे लोग, आप भी आई हैं, आप भी बटन दबाएंगे कि हम हिंदू हैं। और हिंदू आखिर जब कालम बढ़ा जाता है किसी जगह, कोई भी कैसे आपने मेरा मन पढ़ लिया? पूछना चाहता हूँ, कोई भी मन कैसे पढ़ लिया कि कोई भी ऐसा नहीं आया फार्म देश में कि जब जांच होता उसमें कालम है कि आप कौन सा धर्म है, तो सब हिंदू लिखते हैं, मुसलमान लिखते हैं, सिख लिखते हैं, ईसाई लिखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन से धर्म के? मैं कह रहा हूँ क्या लिखते होंगे, लिख दीजिए उसमें कौन सा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े भाई के तौर पे आपके साथ भी रहे, भाजपा में भी सहयोगी के तौर पे रहे, आपको क्या लगता है कि वो बौद्ध है या हिंदू है? जब तक वो मलाई खाते रहे, बौद्ध धर्म ऐसे थोड़ी कहता कि किसी को गाली दीजिए, किसी को अपशब्द कहिए या किसी धर्म के खिलाफ बोलिए। वो कह रहे राम राज्य में आरक्षण का सबसे ज्यादा घोटाला हो रहा है। असली बौद्धिस्ट हैं जो चीवर पहने हुए हैं। अगर चीवर पहने हुए कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता हो तो बताइए। नकली सुनिए ना, वो कह रहे आरक्षण का घोटाला हो रहा है राम राज्य में, निषादों के आप भी हैं नेता, आपको लगता है कि आरक्षण अगर हो रहा है घोटाला, तो अनुप्रिया पटेल जो है दिल्ली से बैठ के पत्र लिख रही हैं, तो आप अपनी सरकार में हैं, सरकार से बात क्यों नहीं उठा रहे हैं? अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो रही है। जिस सरकार में है, जब मैं घोटाला उजागर कर रहा हूँ तब ये चिल्प मच रहा है। घोटाला कब हुआ? 850 मछुआ पद था, 850 मछुआ पद को खत्म कर दिया सपा ने, उसमें उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। जब उर्दू अनुवादक भर्ती हो गए तो निषादों की नौकरी कौन घोटाला किया है? समाजवादी पार्टी ने घोटाला किया। मैंने जब उजागर बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, ये मछुआ पद हटाकर इन्होंने उर्दू अनुवादक भर्ती करके मछुआरों के साथ अन्याय किया है, अब हम फिर मछुआ पद भर्ती कर, तो आज के दिन में कैसे घोटाला होता है? इससे बड़ा जीता जागता। किसी भी, इनकी 30 साल से सरकार थी, किस बिरादरी के लोग नजर आते हैं आपको? देखो, हम तो खोजते रहते हैं, अब निकलता भर्ती तो हर बिरादरी के लोग इसमें नजर आते हैं। कोई समाजवादी पार्टी तो हर पदवे में निकाल के कहती है सबसे ज्यादा ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, सबके सब गायब हैं, और आपको सर बिरादरी नजर आ रही है। कहते हैं अभी आप जाओ थाने में, कौन है आप देखो, कोई निषाद हो तो बताइए किसी थाने में, को सिपाही, एक को दरोगा बताए। मैं अपनी बात करता हूँ, कोई बताए कौन दरोगा हो? किसी विभाग में चले जाए, ब्लॉक पर चपरासी मेरे बात नहीं है, कचहरी में चले जाए, मेरी बिरादरी कोई चपरासी भी नहीं है। कहाँ वो अलग था, वो तो विशेषाधिकार पाया था। 370 लगा के क्यों किया बर्बाद? हिंदू मुसलमान की राइट तो उसी से होता था। अब काहे ने हिंदू मुसलमान राइट हो रहा है? अब काहे ने तलवार लेके कोई भाज रहा भाई? अब क्यों बर्बाद? अब तो सभी तलवार के बल पर सब लोग जो है धर्म परिवर्तित कराते हैं। आज हम उस तलवार के बल पर धर्म परिवर्तित बंद करा रहा हूँ तो कौन सा करते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जो कीड़े मकोड़े कह रहे साधु संत, उनको तो कुछ कह दीजिए। इसका जवाब साधु संत जनता देगी। अभी चुनाव होने वाला है, अभी नगर निगम में दिया है जनता ने, अभी देगी लोकसभा में। ये थे संजय निषाद। संजय ने कहा खरी इनका साफ तौर पे कह रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोलेंगे? वो खुद बिल में घुसे हुए हैं, और साफ तौर पे देखा जाए तो आरक्षण की बात करें, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सबका कल्याण करती है, सबको साथ लेकर चलती है। और ये बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, क्या मुस्लिम राष्ट्र बनेगा? कैमरा सबके साथ मैं जयसिंह लखनऊ। और राजधानी देहरादून के जॉली ग्रांड में G20 को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 64 डेलीगेट्स के साथ भारत सरकार के अधिकारियों को लेकर विशेष विमान जॉली ग्रांड एयरपोर्ट पर ये लैंड होगा, और 350 जवान और अफसर सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और रेलवे ने देहरादून दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 28 मई से ट्रेन विधिवत शुरू की जाएगी, और यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह ये 7 बजे चलेगी। और संयुक्त निदेशक रेलवे बोर्ड विवेक कुमार सिन्हा ने बताया कि देहरादून और दिल्ली के बीच ट्रेन के केवल 5 स्टॉपेज होंगे। इनमें हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ इसमें शामिल है। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार की अगर बात की जाए तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा से यह दौड़ेगी।